नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक बड़ी खबर जो कि केपी मलिक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके द्वारा और उन्हीं के हवाले से जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के खेमे में कुछ बड़ी हलचल हो सकती है। और केपी मलिक साहब के हवाले से ही ये खबर आ रही है कि 28 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें कि सांसद होंगे, विधायक होंगे, उनके दल के सभी लोग होंगे और उसमें वो कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। और उनके ऊपर और जो उनके जो करीबी लोग थे उन पर किस तरीके से जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा था, इसके पहले केपी मलिक साहब बता ही चुके हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो 28 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग है, इसमें नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनको अपना साम्राज्य बचाना है, उनको अपनी पार्टी बचानी है। अब किस तरीके का फैसला वो ले सकते हैं? क्या वो एनडीए से अपना हाथ छुड़ा लेंगे? क्या वो इंडिया अलायंस के साथ जाने वाले हैं? क्योंकि केपी मलिक के हवाले से ही एक बड़ी खबर आई थी पिछले दिनों, जिससे कि हमने बातचीत भी की थी कि भाई नीतीश कुमार को राहुल गांधी एक बड़ा ऑफर दे रहे हैं कि आप पीएम की दावेदारी में आ जाइए, आप पीएम बन जाइए और हम सब आपका साथ देंगे। तो क्या अब उस बड़े खेल की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो रही है और क्या इसी को लेकर एक बड़ा फैसला 28 अक्टूबर को लिया जाएगा? इस बड़ी खबर के साथ इस समय केपी मलिक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। केपी मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपके जी हवाले धन्यवाद। से अक्टूबर की जो ये खबर है नीतीश कुमार की, इसमें क्या कुछ होने वाला है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी देखिए नीलू जी, अगर हम देखें जो बैठक बुलाई है नीतीश कुमार ने, मैं इसको कहता हूं इमरजेंसी बैठक बुलाई है। और अभी इसमें करीब 72 घंटे का समय है और ये बात चली रही है कि इसी बीच आज एक ताजा खबर आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अररिया से सांसद हैं प्रदीप सिंह, उनके खिलाफ एफआईआर बिहार प्रशासन ने कर दी है। और बताया गया है कि इन्होंने जो है जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम किया है, इसके चलते एफआईआर की है। दूसरे जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके कुछ वीडियो खंगाले जा रहे हैं, तो उन पे भी कोशिश चल रही है कि बिहार प्रशासन एफआईआर करे। तो ये इस तरह की घटनाएं हैं जो जताती है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच काफी तल्खी आ चुकी है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले दिनों नीतीश कुमार के कुछ करीबियों, जिसमें कुछ नौकरशाह थे, कोई पूर्व विधायक थे, कोई मंत्री थे, उस तरह के लोगों पे ईडी की छापेमारी हुई थी, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। तो तभी से एक इस तरह का अंदेशा हो गया था कि जानबूझ के नीतीश को परेशान करने के लिए या दबाव में लेने के लिए इस तरह की छापेमारी हो रही है। और इस पे नीतीश कुमार की जो इस तरह की घटनाएं हैं जो आज हुई है, तो वो जता रही हैं कि ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ से पलटवार है। और जो हमने खबर ब्रेक की थी कि राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह का एक प्रस्ताव नीतीश कुमार को दिया है, तो हो सकता है नीतीश कुमार उस पर भी विचार कर रहे हों। इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में है और बिहार में किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार बिहार को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो उनको वहां पे भी अपने जो है राजनीतिक हथकंडे अपनाते हुए सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर नहीं कर देना है। तो उनको भी अपनी पार्टी को बचाए रखना है। अगर वो इस तरह से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि उनकी पार्टी के ऊपर टूटने का खतरा है, पार्टी के लोग भाग सकते हैं, तो उनको एक्शन लेना ही होगा। अब उसमें कितना नफा नुकसान होगा, आगे जाके क्या होगा, वो सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है। जी लेकिन मलिक साहब, आपने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में काफी तल्खियां आ चुकी हैं और जो उन्हीं के लोगों पर, उनके अपने लोगों पर अगर अगर जांच एजेंसीज का शिकंजा भी कस चुका है, तो क्या ये कहना सही होगा कि नीतीश कुमार अब बीजेपी से ऊब चुके हैं? क्या वो रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि भाई हमने क्यों एनडीए का हाथ थामा? या वो किस तरीके की बातें उनके मन में चल रही है? आप लोग की तो सूत्रों से बात हुई होगी, तो किस तरीके की बातें जेडीयू के कैंप में इस समय चल रही है? क्या नीतीश कुमार मन बना चुके हैं कि अब उनको क्या करना है? और हो सकता है कि 28 की बैठक में जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई बड़ा फैसला ले लें जो कि पूरा खेल ही पलट दे। देखिए नीलू जी, ये नीतीश कुमार की मजबूरी है। नीतीश कुमार की ये इस तरह की निर्णय लेना, इस तरह की घटना को अंजाम देना नीतीश कुमार की मजबूरी। अगर वो नहीं लेंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, वो किसी काम के नहीं रहेंगे।
और आपको ये देखना होगा, अगर हम थोड़ा सा इतिहास नीतीश कुमार का देखें, जब भी वो काफी दिनों तक शांत रहते हैं और एकाएक कोई मीटिंग करते हैं या कोई बयान देते हैं, तो उसके तत्काल बाद ही वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। कई सारी घटनाएं इस तरह की हैं, अगर कोई मीटिंग होती है तो मीडिया को कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, चुनाव की तैयारियों के लिए नॉर्मल वे में हमने अपनी एक मीटिंग की है। लेकिन वो उसके आधे घंटे के अंदर क्या निर्णय ले लेंगे, वो चौंकाने वाला निर्णय हमेशा लेते हैं। वो कभी भी मीडिया के सामने या अपने इस तरह के लोगों के सामने आते नहीं देते हैं। तो मैं इसी उनके इतिहास को देखते हुए, सारी चीजों को भांपते हुए कहता हूं कि मुझे एक आहट सुनाई दे रही है कि नीतीश कुमार जी कोई बड़ा फैसला 72 घंटे के अंदर लेने जा रहे हैं। इसलिए ये जो लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमारे पास जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, वो खबरें पुष्ट होती इसलिए दिखाई दे रही, क्योंकि जितने समीकरण आप देखेंगे, जितनी सारी चीजें आपके सामने हैं, वो देखेंगे, उनका आकलन आप करेंगे, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं उथल पुथल चल रही है और उसी का नतीजा है। मैंने हम आपको किसी भी सांसद के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर एफआईआर होना, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आपकी कोलिशन की सरकार है, और ऐसी सरकार में भाजपा के सांसद के ऊपर एफआईआर होना जताता है कि कितनी तल्खी है। और उससे पहले जो आपके करीबी लोगों के ऊपर छापे पड़े, वो जताता है कि कितनी तल्खी चल रही है। तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ फैसला आने वाला है और कुछ बड़ा नीतीश कुमार करने वाले हैं। जी। आपने अपनी खबर में ये भी कहा है कि पत्रकारों को ये बताया जा रहा है कि ये केवल एक रूटीन मीटिंग है, जिसमें कि शायद वो अपनी कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। तो क्या ऑफिशियली अभी क्या एग्जैक्टली बोल रहे हैं? क्या यही है कि बस एक किसी चीज को लेकर प्लान कर रहे हैं? पत्रकारों को यही बताया जा रहा है कि एक रूटीन मीटिंग है? हाँ, देखिए नीलू जी, अगर पत्रकारों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है, पत्रकारों को सिर्फ ये बताया गया कि मीटिंग बुलाई गई है, और वो भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी की तरफ से नहीं किया गया है। क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता, विधायकों को, सांसदों को बुलाया गया है, तो विधायकों और सांसदों से बात होने के बाद में हम लोगों को इस तरह की चीजें पता चली है कि मीटिंग है। कोई उसकी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन सबको बुलाया गया है। मीटिंग है 28 तारीख को, ये कंफर्म है। और उस मीटिंग में एजेंडे क्या क्या है, अभी ये कोई चीज बाहर नहीं आई हुई है। हालांकि मीडिया को यही बताया जा रहा है कि हमारा भाई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने कील कांटे तैयार कर रहे हैं कि हमें चुनाव में किस तरीके से उतरना है, क्या क्या करना है, खाली उसके लिए मीटिंग है। लेकिन वो सबको पता है कि इन परिस्थितियों में इमरजेंसी मीटिंग बुलाना क्या जताता है, उसका अंदाजा तो सभी लोग लगा लेते हैं। जी। लेकिन ये मीटिंग कहाँ है? दिल्ली में या पटना में हो रही है ये मीटिंग? नहीं, पटना पटना की खबर है कि ये मीटिंग पटना में ही होगी। उनके तमाम विधायक, तमाम सांसद रहेंगे, और उसमें जो कुछ मुख्य उनके लोग हैं, करीबी लोग हैं, वो भी उस मीटिंग में रहेंगे और उसी में फैसला होगा। इस तरह की खबरें हैं नीलू जी। लेकिन अगर जैसा आपकी खबर कह रही है कि इसमें कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं 28 को और इमरजेंसी मीटिंग है, तो क्या बीजेपी को ऐसी मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं होगी? वो तो ऐसी पार्टी है जो कि पेगासस डाल डालकर सबके बारे में जान लेती है कि भाई कौन क्या प्लानिंग कर रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, तो फिर अपने एलाइज को कैसे बख्श सकती है? तो क्या इन लोगों को पहले से अगर पता चल जाएगा, तो क्या बीजेपी अपना प्लान बी तैयार कर सकती है कि भाई अगर नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ रहे होंगे, तो वो किसी और को तैयार कर लेंगे इस बीच में? देखिए नीलू जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी खबर हमसे और आपसे पहले है। और भारतीय जनता पार्टी को तब से ही खबर है जब चंद्रबाबू नायडू का केस वापस हुआ था, उसी के तत्काल बाद और उसी दौरान ईडी के छापे जो नीतीश कुमार के करीबी हैं उनके ऊपर पड़ रहे थे। क्योंकि इनको लगता था कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार जो है कोई इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा दबाव में लेने के लिए इस तरह के छापे लगे थे। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है, वो भी लगातार नीतीश कुमार के टच में है। और उन लोगों का यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कोटे में कोटा लागू किया है, तो क्योंकि चिराग पासवान दलितों के नेता हैं और दलितों में भी बंटवारा हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं घबराहट में वो नीतीश कुमार के साथ हैं। और नीतीश कुमार भी पिछड़ी जाति के नेता हैं, तो पिछड़ी जाति में जो भारतीय जनता पार्टी का बंटवारा करने का एक ये कारण है, उससे भी कहीं ना कहीं सत्य में नीतीश कुमार भी है, मायावती भी है, चिराग पासवान भी है, और तमाम जो दलित नेता हैं वो सब इससे सत्य में है। हालांकि मैं ये भी साफ कर दूं कि उत्तर प्रदेश में भी इसकी तैयारी हो चुकी है। पूरा जो
खाका है वो तैयार हो चुका है और 2027 से पहले पहले कोटे में कोटा उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां पे कई जगह होगा और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस भी तेलंगाना में तैयारी कर चुकी है। वहां के जो सीएम है रेवन्ना रेड्डी, उन्होंने एक कमेटी बना दी है जिसको 9 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है और तब तक सारी भर्तियां बंद कर दी गई हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही वो रिपोर्ट लागू होगी और उसके बाद भर्तियां खुलेंगी। तो ये तमाम पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि जो दलितों पे कुछ नेता एकाधिकार बना के बैठे हैं उनको खत्म किया जाए और नए नए नेताओं को खड़ा करके, जैसे आपने भाई हिंदुओं में बांट दिया, ये ठाकुर है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, तमाम जो है इन लोगों को बांट दिया, ये यादव है, ये कुर्मी है। इसी तरह से दलितों में भी नए नए नेता आ सके, पिछड़ी जाति के नेता आ सके, अति पिछड़ी जाति के नेता आ सके, वो दोनों ही पार्टी उसमें विचार कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें काफी आगे बढ़ चुकी है क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा में सरकार बनते ही पहला डिसीजन उन्होंने यही लिया है और चुनाव के दौरान भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। तो एक मैसेज वो उन्होंने हरियाणा की जनता को भेज दिया था और वो जनता ने हाथों हाथ उसको लिया और पिछड़ी जाति बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ गई। क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में तमाम पिछड़े और पिछड़ी जातियां कांग्रेस को वोट देती हैं और विधानसभा हरियाणा में चुनाव में वो भाजपा को वोट देती हैं। तो इसका क्या कारण माना जाए? तो इसका कारण ये माना जाए कि पिछली जाति जो है वो भी इसको लेके कहीं ना कहीं खुश है कि उनके नेता नए नए बनेंगे, उनको भी कुछ हक मिलेगा। तो इस तरह की रणनीति बिहार में भी चलेगी और चाहते हैं ये, वो उनका कहना यह है नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, कि जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी इतनी भागीदारी, उसमें उनको जितना जिसका हक है उस तरह से उसको दिया जाए। तो वो अलग तरीके से चाहते हैं, ये लोग अलग तरीके से करना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मैं इसको उस महत्वपूर्ण कारण पर नहीं मानता हूं जिस प्रकार से छापेमारी और एफआईआर हो रही है। जी। लेकिन अब जो आपने जो इंडिकेशंस दिए हैं कि भाई चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के टच में है, वो भी साथ आ सकते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो राजनीतिक पटल है वो पूरा बदल रहा है और अगर दलितों को और पिछड़ी जातियों को बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष उसको लेकर शांत तो बैठेगा नहीं। और जैसा आपने कहा कि कास्ट सेंसस को लेकर डिमांड है वो और तेज हो जाएगी। अब बीजेपी भले कास्ट सेंसस ना करे लेकिन वो अपने अपने तरीके से नए नए दलित के जो नेता हैं उनको खड़ा करेगी, उनको स्कीम्स देगी, उनको लाभकारी स्कीम्स का फायदा पहुंचाएगी। तो अब ऐसे में क्या होगा? क्या ये जो दलित आउटरीच प्रोग्राम है बीजेपी का, ये अंत में जाकर क्या एनडीए को पूरी तरह से तोड़ देगा? क्योंकि अगर नीतीश, चिराग पासवान ये सब लोग एक साथ आ जाएंगे, हो सकता है मायावती भी इनके साथ आ जाए, तो फिर बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी अलग थलग नहीं पड़ जाएगी? देखिए नीलू जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन काम कर रहा है और उसमें तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं, नीतीश कुमार जी के सामने दो मैदान है। इंडिया गठबंधन का मैदान है जिसपे वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीजों को देख रहे हैं, चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो दलितों की राजनीति हो, चाहे वो पिछड़ों की राजनीति हो। और दूसरा सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने अपनी पार्टी को बचाए रखना और बिहार में अपने अस्तित्व को बचाए रखना है। तो नीतीश कुमार जी को सबसे पहले प्रायोरिटी बिहार को देनी है, उसके बाद इंडिया गठबंधन को देनी है। और इंडिया गठबंधन में उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके भी क्या पा रहे हैं? उनको क्या मिला है? ना उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है, ना जातीय जनगणना हो रही है, ना विशेष पैकेज मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो उनको कुछ दे नहीं रही है, उल्टा उनके लोगों पे छापेमारी कर रही है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ये निर्णय ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रस्ताव उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से भी नीतीश कुमार को दिए जा चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल में भी इस तरह का जो है उनको ऑफर राहुल गांधी की तरफ से गया है। तो मुझे लगता है कि जरूर इसको विचार कर रहे होंगे। और लोगों को यह भी पता है कि आज मोदी और अमित शाह इतने मजबूत नहीं रहे जितने वो पहले थे। तो इसलिए इस चीज को बनाया जा सकता है, लेकिन इंतजार लोग इस बात का कर रहे हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो सबका विचार ये हो सकता है कि नीतीश कुमार से बिल्ली के गले में घंटी बंधवा दो और उसके बाद फिर काफिला चल निकलेगा। तो अभी ये है कि आगे कौन आए। नहीं, तो इसका मतलब ये जी। है कि नीतीश कुमार ही वो पहल करेंगे जिससे कि मोदी की सरकार गिर सकती है। इसका मतलब वो अगर पहला निर्णय लेते हैं तो क्या मोदी की सरकार गिरेगी अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं या खींच लेते हैं, इंडिया अलायंस के साथ चले जाते हैं तो?
देखिए, कुछ सूत्र बताते हैं नीलू जी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान इसके लिए तैयार हैं और हुँ, बातचीत चंद्रबाबू नायडू से भी चल रही है, क्योंकि खोने को चंद्रबाबू नायडू के भी पास अब ज्यादा कुछ है नहीं। हुँ, चंद्रबाबू नायडू को जो मिलना था मिल चुका। केस उनके जो ईडी के थे, लगभग काफी सारे केस उनके खत्म हो गए, तो दोबारा तो आप ईडी के केस उनके ऊपर लाद नहीं सकते हैं। बाकी वो अपने स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई खास इंटरेस्ट सेंटर की राजनीति में रहता नहीं है, तो इसलिए उनको तो बहुत ज्यादा कोई नफा नुकसान है नहीं। और उनको भी पता है कि आज जो उनको मिल रहा है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार मिलती है तो इससे कहीं ज्यादा उनको मिलेगा। उनकी भागीदारी केंद्र सरकार में रहेगी, वो अपने निर्णय खुद ले सकेंगे। आज सबको मालूम है कि भले ही अलाइज हो, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के अलाइज हो, उनको स्वतंत्रता नहीं है। सबके ऊपर पीएमओ से कंट्रोल रहता है, सबके पीएस और सेक्रेटरी सीधा पीएमओ के टच में रहते हैं, तो काम कुछ कर नहीं पा रहे, चाहे वो नीतीश कुमार के मंत्री हो, चाहे वो चंद्रबाबू के मंत्री हो, चाहे खुद चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इनको हुँ, भी पता है, तो ये तो इसलिए डर से बैठे हुए कि जब तक कहीं कुछ हो नहीं रहा है तब तक कैसे छोड़ के जाए। लेकिन अगर हुँ, छोड़ने का एक सिलसिला शुरू होगा तो फिर कई लोग उस पर विचार करेंगे, कई लोग चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी फिर बगावत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अभी सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी संसदीय दल की मीटिंग तो हुई नहीं है आज तक। तो संसदीय दल की मीटिंग में कितने लोग आपके साथ हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो 10 बार, 8 बार, 6 बार सांसद बने हैं, वो संगठन को कह रहे हैं कि हमें क्या दिक्कत है, हम क्यों नहीं मंत्री बन पा रहे हैं, और क्यों ऐसे लोग मंत्री बने हुए जो खाली राज्यसभा से अमरेला से उतर के आए हैं। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब भी इन लोगों को देना है। तो इसलिए ये कई सारी चीजें हैं जो एक साथ जुड़ेंगी, लेकिन हर आदमी इंतजार कर रहा है एक सही समय का। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चीज बहुत तेजी से जो चलेगी, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद ये चीजें बहुत तेजी से चलेंगी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी चलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो नया भाजपा का अध्यक्ष बनेगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना, जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि मोदी शाह पार्टी में कितने कमजोर पड़ गए हैं। क्योंकि इस बार मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि कम से कम मोदी शाह की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का नहीं बनने जा रहा है। कोई ऐसा आदमी बनेगा जो आरएसएस के कंट्रोल का व्यक्ति होगा। तो वो जताता है कि मोदी और शाह कमजोर हो गए हैं, इसीलिए आरएसएस की पसंद का व्यक्ति भाजपा का अध्यक्ष बना है। तो उसके लिए हो सकता है हमें महाराष्ट्र के चुनाव का तक का इंतजार करना पड़े, लेकिन बदलाव जरूर होगा। इस तरह की चर्चाएं सूत्रों द्वारा और छन छन के आ रही हैं और स्ट्रॉन्ग खबरें मेरे पास हैं। जी। आपका माइक बंद है। हाँ, इसके पहले भी आपने जो खबरें की हैं और उसको लेकर बहुत ट्वीट्स और रीट्वीट्स उसको लेकर हुए, उस पर डिस्कशन भी हमने किया था। तो क्या अब इन सारी खबरों के आधार पर मैं अगर ये पूछूं, 20 नवंबर को चुनाव है महाराष्ट्र में और झारखंड में 2 फेजेस में चुनाव है, 13 और 20 को। और अगर नीतीश कुमार अपनी इमरजेंसी बैठक 28 तारीख को बुला रहे हैं, तो क्या चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही नीतीश कुमार पूरी स्थिति में है कि वो एक बड़ा झटका मोदी जी को दे दें? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, आज क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी भी दबाव में है, और नीतीश कुमार अगर झटका देते हैं, बिहार की राजनीति में कुछ हलचल आती है, तो वो सीधा सीधा प्रभावित करेगी झारखंड को। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, लालू यादव सब लोग लगे हुए हैं, कांग्रेस लगी हुई है। राहुल गांधी का अपना इंटरेस्ट है कि हमें हेमंत सोरेन को वापस लेके आना है। अनकंडीशनल सपोर्ट राहुल गांधी दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि चुनाव से पहले भी चीजों को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि उससे कम से कम ये होगा कि झारखंड को बचाया जाए। क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और अगर कल को इसी प्रकार से झारखंड में भाजपा की सरकार बन जाती है, तो विपक्ष के पास कुछ नहीं बचेगा करने को। तो इसलिए विपक्ष पहले से तैयारी कर रहा है। तो इसलिए विपक्ष की उस तरह की तैयारियां हैं। और ये सारे लोग जितने पुराने हैं, अगर आप, अब वहां पे चर्चा महाराष्ट्र में ये चल रही है कि असली चाणक्य कौन है राजनीति का, कि अमित शाह है चाणक्य या शरद पवार है। क्योंकि शरद पवार तो पुराने चाणक्य हैं। तो दो बड़े चाणक्यों की आज लड़ाई महाराष्ट्र में हो रही है। तो उस चाणक्य में कौन सा चाणक्य जीतेगा, ये भी तो देखना होगा। और महाराष्ट्र में जो हालात आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा ने इतना कीचड़ वहां फैला दिया है कमल खिलाने के लिए, लेकिन फिर भी कमल नहीं खिल रहा है।
तो इन परिस्थितियों में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब महाराष्ट्र में है और दूर दूर तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आएगी किसी दल के साथ जाके भी। तो इसलिए वो पूरा जोर झारखंड पे लगा रहे हैं और झारखंड पे तमाम शाम दाम दंड भेद करके हेमंत शर्मा को लाके और उनको उनसे क्रांति करवा के किसी भी तरह से सरकार को बनाया जाए, इस तरह की कोशिशें वो कर रहे हैं। हालांकि बीच में चर्चा ये भी चलाई थी कि कुछ 4-5 भाजपा के विधायकों ने हेमंत सोरेन को ज्वाइन किया था, तो ये भी हुआ था कि ये लोग प्लांटेड है, इनको भेजा गया है और ये चाणक्यगिरी है अमित शाह की। तमाम चीजें चल रही हैं, क्या होना है क्या नहीं है, तो उससे विपक्ष भी अनभिज्ञ नहीं है और विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है, मेरा ये मानना है। जी नहीं, लेकिन क्या अब अगर ये 28 की जो इमरजेंसी मीटिंग है जिसका आपने अपनी खबर में जिक्र किया है, ये बड़ी खबर है अपने आप में कि एक अगर एक इमरजेंसी बैठक वो बुला रहे हैं जिसमें सांसद और बाकी उनके एमएलएज नेता सभी आने वाले हैं, तो फिर क्या अब असली खेल अब नीतीश कुमार के हाथ में है और रियल झटका जिसको बोलते हैं असली झटका, क्या नीतीश कुमार ही मोदी को अब गद्दी से उतारने वाले हैं? बिल्कुल, अगर जो ये खबर है इसके मुताबिक यही लग रहा है कि दिवाली के पहले ही मोदी जी की जो पीएम की कुर्सी है वो खटाई में पड़ जाएगी। देखिए नीलू जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर नीतीश कुमार जी अपने समर्थन वापसी की घोषणा कर दें, लेकिन वो अचानक करेंगे ऐसा नहीं है। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि तैयारियां हो चुकी हैं, जिस प्रकार से उनकी गुपचुप मीटिंग राहुल गांधी से हुई है, तेजस्वी यादव से वो लगातार मिल रहे हैं और शरद पवार से भी वो टच में है, तो सारी चीजें पकने के बाद अगर आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। आपने कहा कि तेजस्वी यादव से भी नीतीश की मीटिंग हो रही है, तो क्या ये और कहीं पर इस पब्लिकली तो नहीं हुई है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे नीतीश से बाकी लोगों से नीतीश की मीटिंग्स चल रही हैं, सारे जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं? देखिए मेरे सूत्र ये बता रहे हैं नीलू जी कि पिछले दिनों नीतीश की और तेजस्वी की एक मीटिंग बिहार में हुई है और उसमें जो है राहुल गांधी ने भी नीतीश को ही तेजस्वी यादव को ही जिम्मेदारी सौंपी है कि आप लगातार बात करिए, जहां हमारी जरूरत होगी हम बात कर लेंगे। क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो पेगासस वाला मामला हो चाहे दूसरा हो, सबको पता है कि सबके फोन सर्विलांस पे हैं। तो इसलिए कई जगह फोन से बात नहीं होती है, संदेश दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, फिर तीसरे के पास जाता है, फिर तेजस्वी मिलकर जाके बात करते हैं। उस तरह की चीजें भी चल रही हैं। सारी चीजें फोन पे नहीं होती हैं, लोग जाके बात करते हैं, मिलके बात करते हैं, इस तरह की चर्चाएं भी आ रही हैं। शरद पवार कई बार दिल्ली आ चुके हैं, उसी पीरियड में नीतीश कुमार भी दिल्ली में थे, तेजस्वी यादव भी दिल्ली में थे, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। एक एक सारी चीजें तो हमारे आपके पास भी नहीं आ पाती हैं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं लगातार पिछले 15-20 दिनों में हुई हैं कि जब कई लोग एक साथ दिल्ली में थे। हमने तो ये भी देखा है कि आंध्र प्रदेश के जब सीएम दिल्ली में थे, उसी टाइम तेलंगाना के सीएम भी दिल्ली में थे, तो दोनों साथ साथ दिल्ली आ रहे थे। तो ये क्या जताता है? तो मैं 3 बार का कंफर्म कर सकता हूं, जब भी चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में आए हैं, उसी दिन तेलंगाना के सीएम रेवन्ना रेड्डी भी दिल्ली में आए हैं। तो मुझे तो ये भी खबर है, लेकिन मैं उसको खबर को पुख्ता खबर नहीं कह सकता कि राहुल गांधी से बात कराई है रेवन्ना रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की। तो ये इसमें कोई अनोखी बात तो है नहीं कि बात हुई हो। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू और रेवन्ना रेड्डी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो पुराने जानकार हैं आपस में और उनकी बातचीत आपस में होती रहती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी से बात की है। तो ये नया जो समीकरण है उसको बनाने में चंद्रबाबू नायडू भी महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो सकते हैं। जी तो इसका मतलब ये है कि मोदी को सिंहासन से उतारने का जो एक ब्रॉड खाका है, जो एक फ्रेमवर्क है, वो तैयार हो गया है। अगर आप ये कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी की मीटिंग चंद्रबाबू से रेगुलरली हो रही है, नीतीश अगर तेजस्वी से मिल चुके हैं, शरद पवार मिल चुके हैं, सारे जो विपक्षी दल के लोग हैं, लुकते छुपते कैसे भी उनकी अगर ये मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो फिर ये तो खबर सच है कि अगर 28 अक्टूबर को जो इमरजेंसी मीटिंग नीतीश कुमार ने बुलाई है, तो वाकई में कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, या आपको लगता है कि मीटिंग हो जाएगी और उसकी औपचारिक घोषणा बाद में होगी, हो सकता है महाराष्ट्र चुनाव के बाद हो? जी नहीं, इतना लंबा समय लगेगा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मीटिंग के कुछ घंटों के बाद ही कोई घोषणा हो सकती है, मीटिंग में फैसला लिया जाए और मीटिंग के कुछ घंटों के बाद घोषणा ना करें, वो करिश्मा ही कर दें। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि नीतीश कुमार जी बताते नहीं, अगर वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो दिल्ली आ रहे हैं और पहुंच जाएंगे वो कलकत्ता, तो वो उल्टा इंडिकेशन देते हैं, करते कुछ और है वो।
तो अब इस मीटिंग में यही होगा जो हम सोच रहे हैं, ये भी जरूरी नहीं है। क्या पता वो इससे भी कुछ आगे बढ़ जाए, क्या पता वो कुछ नई चीज कर दें। तो इसलिए उनका किसी को कुछ नहीं पता है वो क्या करेंगे। लेकिन मैं ये पक्का कह सकता हूं कि ये अगर मीटिंग बुलाई है, इसमें से कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जरूर निकलेगा। और वो क्या निकलेगा, कितना बड़ा निकलेगा, ये तो मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन निकलेगा जरूर, ये मैं दावा जरूर कर सकता हूं। जी। आपने कहा कि कुछ बड़ा निकलेगा, आप इसका दावा कर रहे हैं, लेकिन एक जो दूसरा फ्लिप साइड है, ये भी हो सकता है कि भाई ये रूटीन मीटिंग ही हो और खोदा पहाड़ और निकली चुईया कहीं, वैसा तो खेल नहीं हो जाएगा। नहीं देखिए नीलू जी, अगर रूटीन मीटिंग हो तो उसको इमरजेंसी मीटिंग नहीं कहेंगे। जिस प्रकार से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और जो हालात आप देख रहे हैं, फिर मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ये तो पब्लिक डोमेन में है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार के करीबियों पे छापे लग रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। दूसरा, नीतीश कुमार का जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे एफआईआर कर रहा है। उनको उनको अपने एजेंसी पुलिस के द्वारा, उसके द्वारा उनके फोन टेप हो रहे हैं, उनकी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। गिरिराज जो केंद्र के मंत्री हैं, उनकी वीडियो तलाशे जा रहे हैं कि इन पे कोई एफआईआर की जाए। तो ये जो संकेत है, ये जताते हैं कि तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसका कुछ ना कुछ निर्णय होगा। इसीलिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, मेरा ये मानना है। चलिए, अब देखना होगा कि इस इमरजेंसी मीटिंग में क्या होता है जो 28 तारीख को बुलाई गई है, और कोई औपचारिक घोषणा नीतीश कुमार करते हैं नहीं करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।